हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए, आज जर्नल एंट्री का फेज 3 हम आपके लिए लाए हैं। इसमें हम आपको कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स बताएंगे, उनकी मीनिंग बताएंगे वो क्या होता है और जर्नल एंट्री उनकी क्या बनेगी और उसको कैसे किया जाता है, ये सब हम आपको आज समझाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फेज 3। लेकिन अगर आपने फेज 1 और 2 नहीं देखे हैं तो पहले उसे जरूर देख लें आप, क्लास 11 की प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज के जो ट्रांजेक्शन है उसमें सबसे पहला आइटम है डेप्रिसिएशन। देखिए, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है कि जब आप एसेट्स खरीदते हैं तो वो एसेट ऐसा तो है नहीं कि फॉर एवर चलती रहेगी, हमेशा आप उसको यूज कर लीजिए, कभी खराब ही नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। एसेट्स धीरे धीरे डिटीरियोरेट होती है, खराब होती है और एक टाइम पीरियड के बाद आपको उन्हें बदलना पड़ जाता है। तो डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन इज स्लो डिक्रीज या स्लो डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। किस कारण से? ड्यू टू वेयर एंड टेयर, टूट फूट के कारण से, और ड्यू टू पुटिंग देम इन एक्चुअल यूज, आप उसको एक्चुअल यूज में ला रहे हैं, और पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि या फिर समय बीत रहा है, टेक्नोलॉजी नई आ रही है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो वो चीज डेप्रिशिएट हो जाती है, वैल्यू उसकी कम हो जाती है। तो आपको क्या करना पड़ता है? जैसे आपने मान लीजिए 10 लाख की एसेट खरीदी, ठीक है, और आपको उम्मीद है 10 साल चलेगी, तो आप क्या करेंगे? 1 लाख रुपीज हर साल इसकी डेप्रिसिएशन मान लेंगे कि हर साल ये एसेट 1 लाख रुपए के बराबर की आपकी डेप्रिशिएट होगी। डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं घिसावट। तो ये घिसावट हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन क्या है? स्लो डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ड्यू टू पुटिंग देम इन एक्चुअल यूज, और ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। या तो टूट फूट के कारण से वैल्यू डिक्रीज होती है, या फिर आप उसको यूज कर रहे हैं इसलिए होती है, या फिर टाइम बीतने से भी होती है, क्योंकि टाइम बीतता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो जाती है। एंट्री जब आप बनाएंगे तो देखिए, डेप्रिसिएशन एक तरह का एक एक्सपेंस या लॉस है बिजनेस के लिए। तो आपको हमने रूल शुरू में बताया था पहले फेज में कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और एसेट है, फिक्स्ड एसेट होगी जिसमें डेप्रिसिएशन डालोगे, अगर उनकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। एसेट को जब हम वैल्यू इंक्रीज होती है, परचेज करते हैं, तो हम एसेट को डेबिट करते हैं, वैल्यू कम होती है तो उसको डिक्रीज करने के लिए आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। दूसरा ट्रांजेक्शन है बैड डेब्ट्स। देखिए, बैड डेब्ट्स होते हैं, इसको समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि बिजनेस में आप ऐसा नहीं कर सकते कि केवल कैश में ही ट्रांजेक्शन कर लें, आपको क्रेडिट में भी ट्रांजेक्शन करने पड़ते हैं, यानी कि उधार भी आपको बेचना पड़ता है और आप परचेज भी करते हो उधार। तो अब आपने जो उधार बेचा हुआ है, तो अगर उसमें से कुछ लोग आपका पैसा ना दें तो वो पैसा आपका बैड डेब्ट हो जाता है। यानी कि किसी भी कारण से, कुछ रीजन हो सकता है नहीं देने का, या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया बंदा, है ना, या फिर मान लीजिए उसकी डेथ हो गई और आगे पीछे को है नहीं देने वाला, तो उसको बैड डेब्ट बोला जाएगा। तो बैड डेब्ट क्या? दोज डेट विच बिकम इररिकवरेबल ड्यू टू सम रीजन और द अदर आर कॉल्ड बैड डेब्ट। यानी कि ऐसे डेट्स जो आपने किसी उधार बेच करके क्रिएट किए थे, और लेकिन वो अब किसी कारण से आपको रिकवर नहीं हो पाएंगे, तो अब बैड डेब्ट भी आपके लिए एक तरह का लॉस है ना। तो आप क्या करेंगे? डेबिट ऑल लॉसेस, और जिनसे लेना था वो डेटर्स होते हैं, वो आपकी एसेट है, तो फिर वो एसेट डिक्रीज हो गई, अब तो एसेट डिक्रीज होगी तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, जो भी नाम होगा डेटर का वो हम लिख देंगे वहां पर। नेक्स्ट आता है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या होता है कि जैसे ये बैड डेब्ट है, आपने किसी से पैसा लेना था, आपको लगा नहीं देगा, आपने उसको राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ कर दिया मतलब अकाउंट से हटा दिया कि ये पैसा हमारा बैड डेब्ट हो गया। लेकिन फ्यूचर में उस बंदे ने आपको अनएक्सपेक्टेडली पैसा दे दिया, तो वो पैसा दे दिया तो क्या होगा? वो आपके लिए क्लियर कट इनकम है आपके, वो ठीक है, तो क्रेडिट होगी इनकम। तो क्या करेंगे आप? आपके पास कैश आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन रूल से आप करेंगे कैश ऑन डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर। तो बैड, जो भी पैसा आपने पहले राइट ऑफ कर दिया था लेकिन अब आपको रिकवर हो गया, उसे बैड डेब्ट रिकवर करते हैं। दोज डेब्ट दैट वर रिटर्न ऑफ अर्लियर नाउ रिकवर्ड आर नोन एज बैड डेब्ट रिकवर्ड। पहले आपने राइट ऑफ कर दिया कि नहीं मिलेगा पैसा, लेकिन अब आपको मिल गया है, तो आपकी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, कैश आएगी उसमें, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल इनकम, कैश ऑन डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। नेक्स्ट होता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है कि बिजनेस के ओनर ने अपने पर्सनल या प्राइवेट यूजेस के लिए बिजनेस से जो गुड्स निकाली या फिर कैश निकाली, उसको ड्रॉइंग्स बोला जाता है। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स कैश में भी होती है और गुड्स में भी। देखिए, हमने लिख भी रखा, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका, आपको थ्योरी में भी काम आएगी। तो ड्रॉइंग्स क्या होती है? कैश में भी होती है, गुड्स में भी होती है। अगर अब ड्रॉइंग्स जो है ये बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंस है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में लिया एक्सपेंसेस डेबिट और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये अगर कैश में करते हैं। अगर लेकिन आपने गुड्स में ड्रॉइंग की है तो फिर क्या होगा? ड्रॉइंग्स टू डेबिट होगी,
लेकिन गया क्या, गई गुड्स है, तो गुड्स तो आप लिखते नहीं है। आपका जिस चीज़ का बिजनेस होता है जब आप उसको खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, जब आप उसको सेल करते हैं तो आप बेचते हैं तो आप उसको सेल लिखते हैं, गुड्स वर्ड नहीं लिखा जाता। जिस चीज़ का हमारा बिजनेस होता है उसको परचेज करते हैं तो उसके लिए परचेज एंड सेल वर्ड यूज़ किया जाता है। परचेज करने के लिए परचेज, सेल के लिए सेल। तो अब आपने जो गुड्स खरीदी थी वो गुड्स आप बेच तो नहीं पाएंगे क्योंकि आप अपने घर ले गए उसको, तो क्या करना है आपको, सेल नहीं हो पाएगी तो आप उसमें परचेज कैंसिल कर देंगे जितने की आपने खरीदी थी। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। यहां ध्यान ये रखना आप कि गुड्स अगर आपको लिखा हुआ होगा कि गुड्स कॉस्टिंग 5000 हैविंग सेल वैल्यू 6000 वर यूज्ड बाय प्रोप्राइटर, तो सेल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप बेच थोड़ी रहे हैं, आप प्रोप्राइटर अपने घर ले जा रहा है तो आपको उसकी कॉस्ट वैल्यू कम करनी होगी। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज करना कॉस्ट को लेकर के। नेक्स्ट होता है चैरिटी। चैरिटी होता है कैश और गुड्स जो आपने किसी जरूरतमंद व्यक्ति को बिजनेस में से उठा करके दे दी। कोई पुअर पीपल था, बंदा था, कोई गरीब व्यक्ति था, या कोई और किसी मंदिर में या किसी अनाथ आश्रम में अपना ऑर्फनेज वगैरह में दान कर दिया कैश का या गुड्स का, तो उसको चैरिटी बोलते हैं। तो ये भी अगर आपने कैश में करी तो देखिए चैरिटी आपका एक तरह का एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, और कैश जाएगी अगर आप कैश में करते हो तो क्रेडिट वुड गोज आउट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट वुड गोज आउट, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। सारे रूल फॉलो होंगे लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप के हैं, तो इसलिए आपको ये स्पेसिफिकली अलग से फेस 3 में स्पेसिफिक आइटम के अंदर हम दिखा रहे हैं। तो अगर आपने कैश में चैरिटी किया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अगर आपने चैरिटी गुड्स में की है तो चैरिटी तो डेबिट होगी क्योंकि एक्सपेंस तो है, लेकिन गया क्या गुड्स, तो फिर आपको बताया था कि गुड्स वर्ड यूज नहीं करते। जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है उसको खरीदने के लिए परचेज, बेचने के लिए सेल करते हैं, लेकिन बेची तो नहीं है, बेची तो नहीं है ना आपने फ्री में दे दिया, चैरिटी कर दी, दान दे दिया है, तो टू परचेज, परचेज ही कैंसिल करनी पड़ेगी। कोई भी आपने ट्रांजेक्शन जिसमें गुड्स आपके बिजनेस से बाहर जा रही है विदाउट बीइंग सोल्ड, आपने बेचा नहीं है उसको, किसी भी कारण से अगर बिजनेस से बाहर जा रही है बिना बिके, तो फिर परचेज ही कैंसिल होती है। अभी कुछ ट्रांजेक्शन में लगातार लूंगा ऐसे जिसमें परचेज कैंसिल होगी, देखिए इसमें हुई है, इसमें हुआ है, अभी कुछ और आएंगे आगे, ठीक है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट अगर चैरिटी गुड्स में है। फिर देखिए ये भी वैसे है, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। देखिए आपका बिजनेस नया है तो आपको कस्टमर शुरू में गेन करना आसान नहीं होता। आप शुरू में क्या करते हैं, फ्री में भी गुड्स देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। आप कहते हैं आप ऐसे ही ले जाओ फ्री सैंपल और आप यूज करना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे फ्यूचर में लेना, नहीं तो मत लेना। तो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को आपको देना पड़ता है। तो गुड्स गिवन टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन आर नोन एज गुड्स गिवन इन फ्री सैंपल। तो अब क्या होगा, ये आपका एक तरह का खर्चा है, तो इसको एडवर्टाइजमेंट माना जाता है, विज्ञापन का खर्चा। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट होते हैं, और गुड्स आपके पास से चली गई लेकिन सेल तो ही नहीं है, तो परचेज कैंसिल करेंगे, टू परचेजेस अकाउंट। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या थेफ्ट। बिजनेस में गुड्स का नुकसान हो जाना आग लगने से या फिर चोरी हो जाने से, इसको ट्रीट करते हैं तो दो केसेस हमारे सामने आते हैं। क्या दो केसेस हैं कि गुड्स जो आपके डिस्ट्रॉय हुई हैं, चाहे वो थेफ्ट से हुई है, चाहे वो आपको मतलब जो लॉस ऑफ गुड्स हुआ है, चाहे वो चोरी से हुआ, चाहे आग लगने से हुआ, वो इंश्योर्ड था या अनइंश्योर्ड था। अब देखिए अगर अनइंश्योर्ड है फिर तो दिक्कत की बात नहीं, एक ही आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो क्या करेंगे, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या थेफ्ट अनइंश्योर्ड। अगर अनइंश्योर्ड है तो सबसे पहले आप करेंगे लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। देखिए ये एंट्री बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि लॉस बाय फायर या थेफ्ट, तो आपको पहले लिख दिया लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट, तो लॉसेज आर डेबिटेड, तो लॉस तो डेबिट ही करेंगे आप, लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट। फायर से हुआ तो फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, चोरी हुई है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसे करेंगे, गुड्स जो खरीदी थी वो बिकी नहीं है, बिना बिके ही खराब हो गई है, तो आपको परचेज कैंसिल करनी पड़ेगी, टू परचेजेस अकाउंट। जब भी गुड्स आपने खरीदी वो बेचने के लिए खरीदी होती है, लेकिन वो अदरवाइज देन सेल, अगर आपकी बिजनेस से आउट हो रही है किसी भी रीजन से, चाहे तो वो चोरी हो गई या आग लग गई या मालिक लेकर निकाल करके अपने पर्सनल खर्चे के लिए या चैरिटी में दी, तो फिर आपको परचेज कैंसिल करना पड़ता है। तो अगर अनइंश्योर्ड है तो लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट होता है इंश्योर्ड, कि आपने इंश्योरेंस लिया हुआ था, तो फिर पहली एंट्री तो देखिए किसकी होगी, फॉर रिकॉर्डिंग लॉस, लॉस को रिकॉर्ड करेंगे आप। तो यही एंट्री जो थी पहली वाली लॉस बाय फायर या थेफ्ट डेबिट टू परचेज, वही एंट्री कर देंगे, लॉस रिकॉर्ड हो गया। लॉसेस डेबिट होते हैं और परचेज कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि ये गुड्स सब बिकेगी नहीं, तो लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर क्लेम लॉन्च करेंगे, यानी कि दावा करेंगे उसके ऊपर कि भाई हमें नुकसान हो गया और आप हमें भरपाई करिए, तो आप करेंगे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट क्यों करा,
क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बन गई। फॉर द टाइम बिंग हमने उसको अपना डेटर बना लिया, भाई तुमने हमें इतना पैसा देना है। और डेटर्स एसेट होते हैं, तो आपने एसेट को डेबिट करना है, एसेट डेबिट होती है, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट यानी कि इंश्योरेंस कंपनी डेटर है तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। और ये लॉस जो हमारा था, लॉस हम कैंसिल कर देंगे, इनके ऊपर डाल दिया हमने कि अब तुम दोगे हमें, तो लॉस कैंसिल हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट लॉस बाई फायर। तीसरा क्या होगा कि जब इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम का पैसा देगी, तो देखिए जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी हमको बहुत सब बात दिखाती है कि साहब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब एक्चुअल में लॉस होता है तो उतना पैसा वो नहीं देती है। अगर आपको 10,000 का लॉस हुआ तो 6-7,000 से ज़्यादा नहीं देने वाली कंपनी, कह देगी इसमें तो ये था वो था ऐसा था इतनी गुड्स नहीं थी। तो जितना भी पैसा आपको देगी आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। जितना पैसा कम देगी उसके वो आपका एक्चुअल लॉस होगा, उसको करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और टू इंश्योरेंस कंपनी, देखिए इसमें जो कैश पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, जितना उन्होंने कैश दिया, शॉर्टेज का मतलब है कि मान लो 10,000 लेने तो उन्होंने 7 दिया तो 7 या 3,000 शॉर्टेज। और टू इंश्योरेंस कंपनी फुल वैल्यू ऑफ क्लेम, पूरी क्लेम की वैल्यू आप यहाँ लिख देंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वाला लॉस बाय थेफ्ट, इस खास तरह से इसमें इंश्योर्ड वाला, तो ये आप अच्छी तरह से याद करना, समझ लेना इसको। इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर्स, इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर होता है, जैसे हमने पहले बैड डेप्ट क्या था कि बैड डेप्ट हो गया किसी कारण से, तो अब उसमें अपने दूसरे चीज ले रहे हैं हम इसमें, इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर की बैड डेप्ट जो हुआ है वो किस कारण से हुआ है, क्योंकि जो पर्सन जिसने हमारा पैसा लिया था ही इज नॉट इन ए कंडीशन टू पे आवर कैश, वो हमारे पास पैसा देने की कंडीशन में नहीं हमारा, किस कारण से, शॉर्टेज ऑफ कैश के कारण से। इफ अ पर्सन फेल्स टू ऑनर हिज डेट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड्स ही इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट, अगर कोई व्यक्ति पैसों की कमी के कारण से अपना पेमेंट नहीं कर पाता है, फुल पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है, यानी कि दिवालिया होना। तो उस केस में वो हमें कुछ पैसा देगा कुछ नहीं देगा। मान लीजिए हमने उससे 1,000 रुपीज लेने हैं या 5,000 रुपीज लेने हैं और लिखा है कि एक्स बिकम इंसॉल्वेंट हु ओव्स अस 5,000 रुपीज, एक्स ने हमारे 5,000 रुपये देने थे, 40 पैसे इन रुपी आर अवेलेबल फ्रॉम हिज एस्टेट, उसके एस्टेट से 40 पैसे 1 रुपये में मिलेंगे, तो 40 पैसे मिलेंगे ना, इनको रुपये में बदल लो, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, 100 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ गया 2,000 रुपये, तो ये तो मिल गया कैश अकाउंट डेबिट 2,000 रुपया। अब आपने लेने थे 5,000 मिले 2,000, कितनी शॉर्टेज रह गई, 3,000 की, तो बैड डेब्ट, ये बैड डेब्ट हुआ, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 3,000, दोनों का टोटल टू डेटर कर देंगे, जो भी नाम होगा डेटर का फुल वैल्यू। तो ये होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर की, अगर डेटर इंसॉल्वेंट हो गया है यानी कि पैसा देने की कंडीशन में नहीं है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड, उसके पास पैसा है ही नहीं तो कहां से देगा वो, तो उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं विच आर ड्यू टू बी पेड बट नॉट एक्चुअली पेड। आपका किसी ने काम कर दिया, आपके पास कोई लेबर था, उसने 1 महीने 2 महीने काम कर दिया, वेजेस आपको देनी चाहिए, आपने नहीं दी, उसको आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। या आपके पास कोई क्लर्क वगैरह काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी देने नहीं दी, वो आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप किसी की बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, उसका रेंट देना नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो कोई भी एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस दैट आर ड्यू टू बी पेड बट नॉट एक्चुअली पेड आर नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो कि देना ड्यू तो हो गया है लेकिन आपने दिया नहीं है, उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब देखिए यहां समझने वाली बात है कि कुछ लोग कहते हैं जब दिया ही नहीं तो रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो। देखिए हम ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड करते हैं, दे आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब कि अगर ट्रांजैक्शन हो चुका है, इफ ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस इट हैज टू बी रिकॉर्डेड वेदर कैश सेटलमेंट हैज टेकन प्लेस और नॉट। अगर ट्रांजैक्शन हो गया तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कैश में सेटलमेंट हुआ नहीं हुआ इट इज इमैटेरियल, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपने किसी की सर्विसेज ले ली है तो आपका वो एक्सपेंसेस ड्यू हो चुका है, एक्सपेंसेस हो चुका है वो आपके लिए, तो आप करेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और जो आपने पेमेंट नहीं किया एक्सपेंसेस वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, लाइबिलिटीज क्रेडिट होते हैं। लाइबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन टू पे, हमें किसी को देने की जिम्मेदारी। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ओ स्लैश एस मतलब आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट पेड। तो एक्सपेंसेस के ऊपर हमने क्रॉस लगा रखे हैं, इसका मतलब है कि एक्सपेंसेस का नाम लिखना है। सपोज रेंट आउटस्टैंडिंग है तो आप लिखना रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग या रेंट ड्यू या रेंट अनपेड ऐसे लिखा होगा तो आप रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग, इस तरह से करना है। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं विच आर पेड बिफोर दे बिकम्स ड्यू, ड्यू होने से पहले ही आपने पेमेंट कर दिए। तो देखिए एक एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो है ही, उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि जो एक्सपेंसेस आपके करंट ईयर से रिलेटेड है उन्हीं को आप लीजिए, उससे आगे का अगर आपने पेमेंट कर दिया तो नहीं करेंगे, नहीं लेंगे उसको। मान लीजिए सैलरी देनी है आपने 1,000 पर मंथ के हिसाब से, तो आपकी साल की 12,000 बनती है, लेकिन आपने 14,000 पेमेंट कर दिया,
तो इसमें क्या होगा कि 2,000 रुपये जो आपने ज़्यादा दे दिए ना, वो आपको लेस करनी पड़ेगी, वो आपकी प्रीपेड सैलरी हो गई। तो आप क्या करेंगे, उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड आपने एडवांस में पे कर दिया तो आपकी एसेट बन जाती है, एसेट डेबिट होंगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, या देखिए आपका सैलरी अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड सैलरी डेबिट टू सैलरी, कमीशन प्रीपेड है तो प्रीपेड कमीशन डेबिट टू कमीशन। तो इस तरह से आप ये एंट्री बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम को आप आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेट कर सकते हैं। एक्रूड इनकम होती है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि आपने कमा तो लिया इनकम लेकिन आपको मिली नहीं। जैसे एक्सपेंसेस होते हैं ड्यू तो हो गया पर पे नहीं किया। तो हमने मान लीजिए रेंट देना था लैंडलॉर्ड को, तो हमने तो दिया नहीं है उसे, तो हमारे लिए क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लेकिन उस लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि उसे मिलना है वो, तो उसको नहीं मिला तो उसके लिए आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई। आउटस्टैंडिंग इनकम्स आर कॉल्ड एक्रूड इनकम। तो ऐसे बिजनेस के लिए इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, पर बिजनेस ने जो इनकम अर्न कर ली है लेकिन उसे मिली नहीं है, तो उसको आउटस्टैंडिंग इनकम, या इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज नहीं करते, एक्रूड करते, तो एक्रूड इनकम उनको बोलेंगे। अब एक्रूड इनकम क्या होती है, आपकी इनकम है ना ये, तो इसलिए इनकम क्रेडिट होगी तो टू इनकम अकाउंट, और एक्रूड है ड्यू हो गई पर मिली नहीं, आपकी एसेट बन जाती हैं चीजें, तो एसेट डेबिट होती है, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, तो डेबिट हो जाएगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। इनकम क्रॉस इसलिए क्या है कि जो भी इनकम का नाम हो यहां पर लिख देना। मान लीजिए कमीशन है जो कि ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, आपने अर्न कर लिया मिला नहीं, आपने अपना काम कर दिया, आपने अपना पार्ट प्ले कर दिया, अपना पार्ट कर दिया है, आपको मिला नहीं है, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, यानी कि एक्रूड कमीशन डेबिट टू कमीशन। या आपने रेंट पे कोई प्रॉपर्टी किसी को दिया, रेंट ड्यू हो गया, आपको दिया नहीं उसको देना रेंट, तो एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो ये आप एक्रूड इनकम को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेट कर सकते हैं। अनअर्न्ड इनकम, देखिए अनअर्न्ड इनकम को आप प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेट कर सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है कि आपने एक्सपेंसेस एडवांस में दे दिया ड्यू होने से पहले, लेकिन जिस बंदे को मिला है उसको भी तो ड्यू होने से पहले मिल गया ना, तो उसके लिए अनअर्न्ड इनकम होगी, उसने अर्न नहीं करी वो इनकम। तो अनअर्न्ड इनकम वो इनकम होती है जो बिजनेस को मिल जाती है लेकिन उसने वो अर्न करी नहीं होती, अभी कमाई नहीं है उसने। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बिफोर इट बिकम्स ड्यू आर कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। तो ऐसी इनकम जो बिजनेस को ड्यू होने से पहले मिल जाती है उसको अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, तो उसने हमें पहले ही रेंट दे दिया 2-3 महीने का एडवांस में, तो हमारे लिए अनअर्न रेंट होगा, तो हम करेंगे इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न इनकम। और अनअर्न इनकम जो होती है वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज बन जाती हैं, और इनकम क्योंकि क्रेडिट होती है हमें वो कैंसिल करनी पड़ेंगे, तो इनकम अकाउंट डेबिट कर देते हैं। जैसे रेंट आपको मिल गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आपको मिल गया, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट कर दिया आपने, लेकिन वो 500 रुपये ज्यादा मिल गया, तो आप क्या करेंगे, उसको कैंसिल करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न रेंट। तो इसलिए आपको इनकम को कैंसिल करना पड़ेगा, डेबिट करके, क्रेडिट होती है लेकिन डेबिट करके कैंसिल होगा, और अर्नड इनकम आपकी लाइबिलिटी होती है इसलिए आप उसे क्रेडिट कर देंगे, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है जो कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेसमैन ने यानी कि ओनर ने, बिजनेस के प्रोप्राइटर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब देखिए कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग में, डिस्टिंक्ट एंटिटी कॉन्सेप्ट, डिस्टिंक्ट एंटिटी प्रिंसिपल, यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें बिजनेस के ओनर को और बिजनेस को अलग अलग माना जाता है। बिजनेस और बिजनेस के ओनर आर ट्रीटेड एज टू डिस्टिंक्ट एंटिटीज, दोनों को एक दूसरे से अलग मानते हैं। तो बिजनेस में जो पैसा बिजनेसमैन ने लगाया उसे बिजनेस ने कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड कर लिया कि भाई आपने जो पैसा लगाया वो कैपिटल है, तो उस पर उसको इंटरेस्ट पे किया जाता है, उस कैपिटल पर बिजनेसमैन को, ओनर को इंटरेस्ट देता है। तो जो इंटरेस्ट वो बिजनेसमैन को देगा वो उसके लिए खर्चा हो जाएगा, एक्सपेंसेस सब डेबिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी ओनर की। लास्ट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स होता है कि जो पैसा बिजनेसमैन ने अपने खर्चे के लिए बिजनेस से निकाल लिया उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स डेबिट होती है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो बिजनेस के लिए इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसलिए उसे क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपकी फेज 3 बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश्ड, ये फिनिश्ड हो चुका है। अब आप इनको अच्छी तरह से एक बार देख लें, ये जितने भी मैंने ट्रांजेक्शन लिखा है इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनको नोट कर लें अपनी कॉपी में, और हमेशा याद रखते हैं बच्चों आपको ये स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है, थोड़ा सा इनको आपको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है। अच्छा, उसके अलावा आपको जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके लिए आप टेलीग्राम पर जाइए और वहां पर हमने कॉमर्स क्लासेस इस नाम से अपने एक चैनल बना रखा है। जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है सीबीएसई की 11-12 से जुड़ी हुई हम वहां पर आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, वहां आपको सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।